तो बच्चों, हमारा बेसिक मैथमेटिक्स वाला चैप्टर पूरा हो गया था। उसकी डीपीपी 3 हमें डिस्कस करनी बची है। तो डीपीपी 3 आप लोग तैयार कर लीजिए, वी विल डिस्कस इट। अभी हम डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स का सबसे ज्यादा वाइड, सबसे ज्यादा मतलब कि जिसमें टर्म्स यूज होती हैं, जिसमें लगभग लगभग पूरी फिजिक्स डिस्कस हो जाती है। तो ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊं, चाहे जेई मेन एग्जाम हो, चाहे जेई एडवांस एग्जाम हो, कम से कम 5 सवाल ऐसे होते ही होते हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस का अगर नॉलेज है तो बच्चा कर सकता है। जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी 5 सवाल तो आपके कम से कम ऐसे होते ही हैं कि वो तभी सही होते हैं जब बच्चे को अच्छा डायमेंशनल एनालिसिस का नॉलेज हो। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। डायमेंशनल एनालिसिस। आपको मैंने फॉर्मूला चार्ट भेज दिया है, फॉर्मूला चार्ट आपके पास है। तो फॉर्मूला चार्ट को आप अच्छी तरह देखिए। कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं फॉर्मूला चार्ट पर। तो फॉर्मूला चार्ट पे देखिए, सबसे पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। आर यू लुकिंग एट योर फॉर्मूला चार्ट? प्लीज ओपन फॉर्मूला चार्ट राइट नाउ। है ना? अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए। फॉर्मूला चार्ट में सबसे पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप देखिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, इसके अंदर सबसे खास बात यह है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की, कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये यहाँ पे लिस्टेड है। इनके नोटेशंस दे रखे हैं, इनकी यूनिट दे रखे हैं, इनके कन्वर्जन फैक्टर दे रखे हैं। ये आप जरूर जरूर इसको अपने नोट्स में डाल लें। ठीक है? तो मेक टेबल इन योर नोट्स। ये मतलब केवल देखने से या केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। मेक टेबल इन योर नोट्स, है ना? फॉर्मूला चार्ट देख करके आप लोग टेबल बनाइए। फॉर्मूला चार्ट की जो टेबल है उसमें मैं बता देता हूं। कैपिटल एम मास है, किलोग्राम इसकी यूनिट है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम है। लेंथ है, लेंथ को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ए या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर इसकी यूनिट है। एम्पियर एक्चुअल में कूलोम अपॉन सेकंड होता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, ये होता है कूलोम पर सेकंड। ये एम्पियर की यूनिट होती है, राइट? मतलब सॉरी, इसकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। टेम्परेचर आपका पता ही है कि केल्विन या डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, एक्चुअल में फिजिक्स इन्हीं से बनी है। ठीक है? तो कौन कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टेम्परेचर, सॉरी टाइम, के और थीटा। के और थीटा स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, है ना? एम मास, लेंथ एल और टाइम टी, और टेम्परेचर आपका के या थीटा से। इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर और आई से। कभी कभी आई से लिख देते हैं, कभी कभी एम्पियर से लिख देते हैं, है ना? ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, राइट? इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को आप थोड़ा अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो जानते ही हैं, है ना? वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो ध्यान दीजिए, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में नंबर 1 प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, है ना? प्लेन एंगल क्या होता है? ये बिल्कुल ऐसा एंगल होता है कि जो एक प्लेन के अंदर ही रहता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन, सब जानते हैं इस एंगल को। प्लेन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? अगर एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास है और मैं इस स्ट्रेट लाइन को यहां से पैक कर दूं, फिक्स कर दूं, और यहां से इसको घुमाऊं
ऐसे ऐसे। तो ये स्ट्रेट लाइन यहां आ जाएगी थोड़ी देर में, अगर मैं पकड़ करके घुमा रहा हूं तो। ये जो घूमी है ना स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं प्लेन एंगल थीटा। प्लेन एंगल थीटा। बेटा ये जो लेंथ है इसके टिप पॉइंट की, दिस डिस्टेंस कवर्ड, इसे कहते हैं आर्क। और ये जो आर है ना, इसे कहते हैं रेडियस। थीटा की डेफिनेशन होती है आर्क अपॉन रेडियस। ये बहुत जानी पहचानी बात है, पुरानी बात है, आर्क अपॉन रेडियस। ये थीटा की प्लेन एंगल की डेफिनेशन है। थीटा की डायमेंशंस क्या होंगी? आर्क अपॉन रेडियस है, आर्क भी एक तरह का लेंथ है ना। तो ध्यान दीजिए, आर्क और रेडियस दोनों है। आर्क भी एक तरह का लेंथ है और रेडियस भी एक तरह का लेंथ है। तो इसकी डायमेंशन कुछ नहीं आएगी, L0 बोल देते हैं इसको। इसको बोल देते हैं M0 L0 T0, राइट? क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस है तो डायमेंशन 0 आ गई। अच्छा, अब इसकी यूनिट की बात करेंगे हम। देखिए इसकी यूनिट दो होती है, डिग्री या रेडियन। इसकी यूनिट होती है या तो डिग्री या रेडियन, डिग्री और रेडियन। अब मैं इन दोनों में रिलेशन के बारे में बात करना चाहता हूं थोड़ा सा। तो देखिए हम अगले उस पर करेंगे स्लाइड पर। तो देखो क्या है, हमने कहा थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थोड़ा ध्यान से समझेंगे बातों को। आर्क अपॉन रेडियस, अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल की बात करूं, अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल की बात करूं कि इस सर्कल का सेंटर यहां है, रेडियस स्मॉल आर है, तो ध्यान दीजिए कंप्लीट सर्कल जो होता है ना, उसकी सरकमफ्रेंस होती है या आर्क होता है। तो कंप्लीट सर्कल जो होता है इसे आप कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इसे कहते हैं आर्क। तो ये होता है 2 पाई आर, आप सब जानते हैं सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना। तो इसका एंगल कितना बनेगा? थीटा सी इज एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल। थीटा सी इज एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल। हाँ जी, थीटा सी इज एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल। ये आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर। इसे कहेंगे 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, इसी को हम कहते हैं 360 डिग्री। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसी को हम कहते हैं 360 डिग्री। तो ध्यान दो, 2 पाई रेडियन इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो भाई 2 पाई रेडियन बराबर जब 360 डिग्री है तो 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री होगा 1 डिग्री होगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। यस, यानी पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है ना। अब देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट चेक करिए। फॉर्मूला चार्ट में ये है ना बहुत सारी बातें दे रखी हैं कि 2 पाई रेडियन आपका 360 डिग्री है, तो पाई रेडियन 160 डिग्री है, पाई बाय 2 रेडियन 90 डिग्री है, पाई बाय 12 रेडियन 15 डिग्री है, पाई बाय 36 रेडियन 5 डिग्री है, 1 डिग्री आपका दे रखा है। अब देखिए इसके अलावा एक यूनिट और है, इसके अलावा एक यूनिट और है 1 डिग्री। इसको कहते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट इसको कहते हैं 60 सेकंड। थोड़ा सा आप इसको समझिए, ये मिनट एंड सेकंड आर एक्चुअल में इसको एंगल मिनट या एंगल सेकंड कहते हैं या सेकंड एंगल कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा हमने, हमने कहा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंगल। मिनट एंगल बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें साथ में बोल देते हैं तो अच्छा लगता है। और ये सॉरी हाँ मिनट एंगल, एंड 1 मिनट एंगल इक्वल टू 60 सेकंड एंगल। सेकंड एंगल ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, इसको आप याद रख लीजिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल एंगुलर मेजरमेंट्स। क्या? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ये बेटा एक नई यूनिट आई है ना, मतलब ये आपको ध्यान रखना है। ये प्लेन एंगल की बातें हुई। अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक्चुअल में एक 3 डायमेंशनल बात है। सॉलिड एंगल 3D वाली बात है, इसे वॉल्यूमेट्रिक एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एंगल। आप ध्यान दीजिए,
तो सॉलिड एंगल बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एंगल होता है। जैसे एक स्फीयर होता है, स्फीयर को अब हम देखो बोर्ड पर बना तो नहीं सकते, स्फीयर को हम बोर्ड पर बना तो नहीं सकते, तो इसलिए सर्कल से ही दिखा देते हैं और उसी को लोग स्फीयर मान लेते हैं। आप लोग भी मान लीजिए, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है। ध्यान दीजिए, मैंने बोर्ड पर स्फीयर बनाया है। अब मैं इस स्फीयर को अगर यहां से पकड़ के थोड़ा सा चाकू लेकर के और इस तरह से काटूं तो ये यहां पर एक इस तरह का सरफेस एरिया बन जाएगा, सरफेस एरिया बन जाएगा। इस सरफेस एरिया को मैं अगर ए कह दूं, इस सरफेस एरिया को अगर मैं ए कह दूं और इस रेडियस को मैं अगर आर कह दूं, तो पता है इस एंगल को क्या कहता हूं? इस एंगल को कहता हूं ओमेगा। ओमेगा को हम सॉलिड एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम बोलूंगा एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं कंप्लीट स्फीयर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लीट स्फीयर, अगर मैं कंप्लीट स्फीयर के बारे में बात करता हूं ना, तो देखिए कंप्लीट स्फीयर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा आपका एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब बताइए कंप्लीट स्फीयर का एरिया कितना होता है? ये कंप्लीट स्फीयर को मैं सी से लिख देता हूं, है ना। कंप्लीट स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आप आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन, 4 पाई स्टे रेडियन, है ना। हाँ जी, इसकी जरूरत आपको कभी कभी पड़ती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ओमेगा फॉर द कंप्लीट स्फीयर, फॉर कंप्लीट स्फीयर, इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई स्टे रेडियन, ये यूनिट आप थोड़ा सा याद रखें, उसकी यूनिट थी रेडियन और इसकी यूनिट है स्टे रेडियन। ठीक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने फॉर्मूला चार्ट को देखिए पूरा, और कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट आपको नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर में। अब देखिए एक चीज और है, वो होता है क्वांटिटी, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, ये तीन चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड बेटा, हर क्वांटिटी के अंदर ये चीज होती है। क्वांटिटी तो क्वांटिटी होती है, उसकी है ना मैग्नीट्यूड होती है, उसकी यूनिट होती है। क्वांटिटी के साथ ये दो चीजें जरूर होती है। कोई भी क्वांटिटी होती है ना, तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल क्यू क्वांटिटी बराबर उसकी वैल्यू एंड उसकी यूनिट। तो देखिए क्यू तो क्वांटिटी है, क्यू तो है क्वांटिटी, और एन क्या है? एन उसकी वैल्यू है, नंबर है, और यू उसकी यूनिट है। यू क्या है? यूनिट है। आप देखो, जैसे अगर आप लिखते हैं 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिट है 1 किलोमीटर। तो एक मतलब आपने क्वांटिटी लिखी, डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? यूनिट है, एंड 1 क्या है? नंबर है, तो वो डिस्टेंस है। तो क्वांटिटी तो है डिस्टेंस। अगर मान लो आपने मास लिखा कुछ, और सपोज आपने मास लिखा 1 किलोग्राम, अब इसका मतलब ये 1 है ना, ये तो नंबर है, उसकी वैल्यू है, और 1 किलोग्राम, किलोग्राम उसकी यूनिट है, तो मास आ गया। आप इसी तरीके से डिस्टेंस लिख सकते हैं। सपोज टाइम, आपने लिखा टाइम, अब मान लीजिए टाइम आपने लिख दिया 1 सेकंड, इसका मतलब ये 1 क्या है? 1 तो उसका नंबर है, सेकंड उसका टाइम है। तो इसको मैं पता है कैसे कह सकता हूं, क्योंकि Q बराबर एन यू है। जब Q बराबर एन यू है, तो आपका एन आएगा Q अपॉन यू। इसका अर्थ क्या होता है? एन आ जाएगा Q अपॉन यू। इसका अर्थ होता है कि U जो है ना, अगर छोटा हुआ, U अगर छोटा हुआ तो एन बड़ा होगा, और अगर U बड़ा हुआ तो एन छोटा होगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं इस चीज को मैं समझाता हूं बहुत ही अच्छी तरह से। जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अब आप यहां इस मैथमेटिक्स को पकड़िए। ये जो मैथमेटिक्स है कि n इक्वल टू क्यू अपॉन यू, यू छोटा तो n बड़ा, यू बड़ा तो n छोटा, ये एक मैथमेटिक्स है बेटा। आप इसको पकड़ने की कोशिश करें। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड,
सेकंड छोटी क्वांटिटी है तो नंबर बड़ा है, मिनट बड़ी क्वांटिटी है तो नंबर छोटा है। अच्छा ओके, इसको कह देते हैं 1/60 r। अब ये r है ना, और भी बड़ी क्वांटिटी है, मतलब यूनिट है, बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है तो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, राइट। जैसे आपने कहा 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम को आप कहते हैं 1000 ग्राम, तो साहब ग्राम छोटा है तो नंबर बढ़ गया, किलोग्राम बड़ा है तो नंबर छोटा हो गया। ऐसे ही होगा, जैसे जैसे यूनिट बड़ी होगी आपका नंबर छोटा होगा, और जैसे जैसे आपकी, अब जैसे मान लो आपने कहा 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। मीटर छोटा है इसलिए 1 आया, किलोमीटर बड़ा है इसलिए 10⁻³ आया, यानी 1 का 1000 पार्ट आया। जैसे जैसे बड़ी क्वांटिटी होती जाए, बड़ी यूनिट होती जाएगी, वैसे वैसे नंबर कम होता जाएगा। यहाँ किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट है इसलिए 10⁻³ यानी 1 का बहुत छोटा 1000वां हिस्सा 1 का वो आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में है ना, फॉर्मूला चार्ट ओपन कर रखा होगा आपने, बिल्कुल पूरे वीडियो में फॉर्मूला चार्ट ओपन रखो आप। ये देखिए फॉर्मूला चार्ट में प्रीफिक्सेज ऑफ 10 दे रखे हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस में डाटा दे देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर डेटा दे देते हैं, वहां बोलते कुछ नहीं, बस डेटा दे देते हैं सीधा। पिको फैरेड बोल दिया, अब आप पिको का मतलब निकालते रहो अपने आप, राइट। तो देखिए ये जो प्रीफिक्सेज ऑफ पावर ऑफ 10 है ये आप पक्की तरह से याद कर लो। मैं एक बार आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, प्रीफिक्सेज ऑफ पावर ऑफ 10, ये आप याद रखिए, है ना। तो सबसे पहले मैं जो है ना छोटे वाले प्रीफिक्सेज लिख रहा हूं, मतलब माइनस पावर के, फिर बड़ी वाले लिखूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 10⁻⁻1, फिर 10⁻⁻2, फिर 10⁻⁻3, फिर 10⁻⁻6, फिर 10⁻⁻9, फिर 10⁻⁻12, फिर 10⁻⁻15, फिर 10⁻⁻18। ये लो जी, ये सब आपके माइनस पावर हो गए। 10⁻⁻1 इसको हम क्या कहते हैं, 10⁻⁻2 को क्या कहते हैं, इनको हम कहेंगे, इनके स्पेशल नाम देंगे और बस उन्हीं नाम से फिर हम इनको जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले 10⁻⁻1 इसे कहते हैं डेसी। अब इस डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, जैसे किसी ने कहा डेसी मीटर, डेसी मीटर का मतलब 10⁻⁻1। किसी ने कहा डेसी ग्राम, इसका मतलब 10⁻⁻1 ग्राम। किसी ने कहा डेसी सेकंड, इसका मतलब 10⁻⁻1 सेकंड, राइट। इसको कहते हैं सेंटी। अब देखिए आप सेंटी, किसी ने कहा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। किसी ने कहा सेंटीग्राम यानी 10⁻⁻2 ग्राम। किसी ने कह दिया सेकंड, तो 10⁻⁻2 सेकंड, है ना। ये बस इसी तरह से चलेगा। 10⁻⁻3 इसको कहते हैं मिली, मिली। इसको कहते हैं माइक्रो, इसको कहते हैं नैनो, इसको कहते हैं पिको, है ना, नैनो माइक्रो पिको। इसको कहते हैं फेम्टो, इसको कहते हैं अट्टो। ये आपके नाम हो गए। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन, डेसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। डेसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको माइक्रो को स्पेशली ऐसे किया जाता है, माइक्रो, है ना। नैनो को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पी को पी से करते हैं, फेम्टो को एफ से करते हैं और अट्टो को ए से करते हैं। ये तो आपके 10⁻- वाले प्रीफिक्सेज हो गए, 10⁻- वाले प्रीफिक्सेज हो गए। अब हम जरा बात करते हैं 10⁻+ वाले प्रीफिक्सेज। तो देखना 10⁻1, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18, ये हो गए। अब ध्यान दीजिए 10⁻1 को हम क्या बोलेंगे, 10⁻1 को हम बोलेंगे हेक्टो, 10⁻2 को हम क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी एक मिनट, सॉरी 10⁻1 को नहीं बोलेंगे हेक्टो, 10⁻1 को तो डेका बोलेंगे। एक मिनट जरा,
यस, 10⁻⁴ डेगा है ना, इसको बोलेंगे हेक्टो, इसको बोलेंगे किलो। देखिए किलो में मैंने के स्मॉल लिखा है ना, हाँ किलो स्मॉल लिखा है, तो पहला 10⁻⁴ को डेगा बोलेंगे, 10⁻⁴ को हेक्टो बोलेंगे, इसको किलो बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे मेगा। इसमें देखिए मैंने कैपिटल एम लिखा है, मेगा है ना, मेगा, गीगा। अब देखिए मैं सारे कैपिटल लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में ऐसी परंपरा बनाई गई है, टेरा, पेटा, एक्सा, राइट। तो ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया गया है। डेका को स्मॉल डी ई कहते हैं, ध्यान दीजिए, देसी को स्मॉल डी कहा ना हमने, डेका को स्मॉल डी ए कहते हैं, सॉरी डी ए कहते हैं, है ना, डेका को स्मॉल डी ए कहते हैं, और हेक्टो को एच कह देते हैं, एच, हेक्टो को केवल एच कह देते हैं, के को के कह देते हैं, वो तो फेमस है काफी, मेगा को कैपिटल एम, जी टी टी ई, ये आपके 10 के प्रीफिक्सेज हैं, और ये आपको याद रहने चाहिए पूरे पक्के अच्छी तरह से, मतलब ये याद क्या रहने चाहिए, तो आपके दिमाग के अंदर स्पिरिट में होने चाहिए, स्पिरिट में होने चाहिए। अब हम बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज की। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, एक्चुअल में वो फिजिक्स की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उनके ऊपर बेस होती है। देखिए मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाया ना अभी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाया था, एम एल टी के थीटा ए और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको पढ़ाया। अब जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो पढ़ाया ना, ये फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं, ये एकदम इंडिपेंडेंट है, एकदम इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, डिपेंड होती हैं। वो किस पर डिपेंड करेंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। बहुत सारी हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, लार्ज नंबर ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज आर देयर। ध्यान दीजिए, डेराइव्ड क्वांटिटीज बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक्चुअली इन फिजिक्स बेसिकली वी हैव लार्ज नंबर ऑफ derived quantities, large number of derived quantities, है ना। तो उसमें से हम कुछ को डिस्कस करेंगे, हाँ? तो बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना, इनके बारे में अपन बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हो गई, तो derived quantities आर रिप्रेजेंटेड, derived quantities देखो लिख लीजिए आप लोग, derived quantities are represented in terms of fundamental quantities, in terms of fundamental quantities. Derived quantities are represented in terms of fundamental quantities. तो आप ध्यान दीजिए, derived quantities fundamental quantities के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले मैं सबसे इजी फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करूंगा, फिर मैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, तो आप एक एक चीज को उतारते चले जाइए, नोट करते चले जाइए। सबसे पहले एरिया, मोस्ट इजी। एरिया क्या होता है जी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखिए, लेंथ इज अ काइंड ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ इज आल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ। भैया ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है, बस छोटी लेंथ होती है। एरिया की डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ जाएगा L2। इसको पता है हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम M0, इसे कहते हैं डायमेंशंस ऑफ एरिया, डायमेंशंस बोलते हैं इनको। तो बेसिकली डायमेंशंस का मतलब क्या है, डायमेंशंस का मतलब है कि क्वांटिटी जो भी है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो व्हाट आर डायमेंशंस, डायमेंशंस आर those parameters, those are defining the involvement of the fundamental quantities in any derived quantity। किसी derived quantity में fundamental quantities का involvement क्या है, वो है। अब जैसे एरिया है, एरिया में जो fundamental quantities का involvement है, मास का involvement 0 है, मास का एरिया से कोई लेना देना नहीं है। लेंथ के 2 बार involvement हो रहा है, टाइम का involvement 0 है।
तो अब देखिए एरिया की यूनिट क्या आएगी, एरिया की यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट आ गई है ना। 1 मीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 100 10 की पावर 2 का स्क्वायर करो तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आपको स्क्वायर करना है तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये रिवर्स करके आप इसको करेंगे तो ऐसा होगा, करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन, ये मतलब एरिया आ गया। नंबर 2 जो क्वांटिटी की डिस्कस करना चाहता हूं मैं, वो करना चाहता हूं मैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इज ए लेंथ, ब्रेड्थ इज ए लेंथ, हाइट इज ए लेंथ, ऑल थ्री आर लेंथ, तो इसलिए इसको L3 बोलेंगे। इसको हम बोल देंगे M0 L3 T0। आप देखिए जरा, ये आपका वॉल्यूम आ गया। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। आप ध्यान दीजिए, है ना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ये हो गया, करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो अपने पास डेराइव्ड क्वांटिटी है लिस्ट में, वो है डेंसिटी। देखिए यहाँ आपका फॉर्मूला चार्ट में काफी सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज दे रखी हैं, वो बस केवल उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो, इसको हम कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है। अब देखिए आपका जो रो है ना, इसको मैं कह दूंगा मास यानी कैपिटल M, वॉल्यूम यानी L3, तो ये आ जाएगा आपका M1 L-3 T0। ये डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हुई है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, राइट। अब देखिए आप डेंसिटी की यूनिट, आप देखो यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मैं कह दूंगा किलोग्राम, वॉल्यूम को मैं कह दूंगा मीटर क्यूब, और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जरा हम चेक करते हैं, 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जरा देखना 1 किलोग्राम को मैं लिख रहा हूं 10⁻³ ग्राम, मीटर क्यूब को मैं लिख रहा हूं 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इट इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उल्टा आप उसको कुछ नहीं कर रहे, इधर का इधर, इधर का इधर लिख रहे हैं, और कोई खास दमदार बात नहीं है। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ना, वो होता है रो इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको कहते हैं 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये भी डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, राइट। चलिए इसके बाद में 4th नंबर की जो क्वांटिटी है हमारे लिस्ट में, वो है वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक ही बात है ना। वेलोसिटी और स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुछ भी लिख दो, L/T। अब इसको कह देंगे M0 L1 T-1। अब देखिए वेलोसिटी में आपका मास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक्चुअल में डायमेंशंस ये डिफाइन करती हैं कि व्हाट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन का मतलब है कि उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ मास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेंथ और टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। अब देखिए इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट आएगी। 5 नंबर आप जब ये 5th नंबर वाला लेंगे। अब बात करते हैं मोमेंटम की। देखिएगा लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम एक ही बात है। कभी कभी क्या मोमेंटम लिख करके भी लीनियर मोमेंटम बोल दिया जाता है ना। केवल मोमेंटम लिखा, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम हो जाता है। ये मोमेंटम क्या होता है जी, मोमेंटम होता है मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी।
मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए मास इंटू वेलोसिटी, ये मास को हम मास कहेंगे m1, वेलोसिटी को L1t-1 कहेंगे। ये आपका लीनियर मोमेंटम हो गया। यूनिट आप समझ गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। ये लीनियर मोमेंटम हो गया। इसके बाद में 6 नंबर की क्वांटिटी जो हमारी है ये है एक्सीलरेशन। अब देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बड़ा एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को आप कहते हैं L1t-1, टाइम को कह देंगे t, तो क्या आ जाएगा ये L1t-2 आ जाएगा। अब देखिए एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हुई, एक्सीलरेशन की यूनिट हुई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की यूनिट हुई है बेटा, है ना, राइट। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फोर्स की। तो देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी जो हम बात करने जा रहे हैं वो फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फोर्स। ये आपके स्कूल वाले जरूर पूछते हैं। पता है स्कूल वाले क्या पूछते हैं, न्यूटन और डाइन में रिलेशनशिप पूछते हैं। तो मैं समझा दे रहा हूं, देखो फोर्स होता है F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। एम को कहते हैं m और ए को कहते हैं L1t-2। तो ये आपका फोर्स की डायमेंशन आ गई m1 मास L1t-2। इसकी यूनिट बनाएंगे अब हम। तो देखिए यूनिट क्या बनेगी, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको कहते हैं न्यूटन, है ना, और इसको कहते हैं डाइन, कैपिटल डी। अब आप देखो ये न्यूटन एंड डाइन का रिलेशनशिप ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। न्यूटन एंड डाइन का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं इसको। सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं 1 न्यूटन। देखिए ये न्यूटन जो है ना फोर्स की यूनिट है टू रेस्पेक्ट टू ऑफ द इन द टू द रेस्पेक्ट ऑफ द न्यूटन। न्यूटन का रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम। न्यूटन ने जो लॉ दिए थे ना उसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूटन एक यूनिट है और इसको कहेंगे 1/1 न्यूटन। थोड़ा सा आप मेरे लिखने के तरीके को देखिए प्लीज। मेरा लिखने का तरीका क्या है, यहां न्यूटन के जब मैंने पूरा लिखा है तो मैंने स्मॉल एन लिखा है, कैपिटल एन नहीं लिखा है। ध्यान दीजिए 1 न्यूटन, इसको मैंने स्मॉल एन लिखा है, कैपिटल एन नहीं लिखा है। लेकिन अगर मैं न्यूटन का नाम लिखता तो फिर मैं कैपिटल एन लिखता। आप बात को ध्यान से सुनिए, ये नोट कर लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए। यूनिट्स इन फुल स्पेल, यूनिट्स इन फुल स्पेल आर नेवर रिटन इन कैपिटल, नेवर टू बी रिटन इन कैपिटल। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इन कैपिटल, कैपिटल में कभी नहीं लिखेंगे। अगर फुल स्पेल कर रहे हैं ना आप, जैसे यूनिट की फुल स्पेल कर रहे हैं, कंप्लीट स्पेलिंग कर रहे हैं, तो यूनिट्स इफ फुल स्पेल, है ना, यूनिट्स इफ फुल स्पेल आर नेवर टू बी रिटन इन कैपिटल। कभी भी कैपिटल में नहीं लिखेंगे पूरा पूरा उसको, आप उसको इस तरह से लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू कैपिटल एन। अब इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप चेक करते रहेंगे, प्लीज चेक करना एक एक चीज को। 1 किलोग्राम इसको लिखेंगे 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर इसको लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लिख देंगे 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे कहते हैं 10⁵ डाइन, इसे कहेंगे डाइन, इसे कहेंगे 10⁵ डाइन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका फोर्स आ गया, ये क्या आ गया, आपका फोर्स आ गया। नेक्स्ट फोर्स के बाद अब हम बात करेंगे प्रेशर। तो बड़ा प्रेशर आप सब जानते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी अभी आपको बताया m1 L1t-2 एरिया L2।
तो ये आ जाएगा m1l माइनस 1t माइनस 2, ये आपका प्रेशर आ गया, है ना। अच्छा, अब देखो इसकी यूनिट क्या हुई, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं। देखिए फिर मैंने पास्कल को स्मॉल p लिखा है, कैपिटल P नहीं लिखा है। पास्कल इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसका ऑनर करने के लिए हमने इसको पास्कल इसका यूनिट दे दिया। टाइम का ऑनर करने के लिए टाइम दे दिया, ये ऑनर किया गया है एक्चुअल में साइंटिस्ट का, और कुछ नहीं है। लेकिन जब यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे स्मॉल कैप्स में लिखते हैं, मतलब स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं। ये पास्कल आ गया, है ना। अगर आप केवल P लिखना चाहते हैं तो आप इसको पास्कल लिख दीजिए, राइट। हाँ, सिंगल केवल लिख करके छोड़ दें। न्यूटन लिखना चाहते हैं आप कैपिटल N लिख दीजिए, न्यूटन हो गया। लेकिन जब भी आप न्यूटन वैसे लिखेंगे, कभी लिखना है तो फिर आप स्मॉल में ही लिखेंगे, यूनिट है तो स्मॉल में ही लिखेंगे। ये आपका प्रेशर हो गया। चलिए, प्रेशर के बाद में हम बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, आप सब जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। किसी स्प्रिंग को जब हम x एक्सटेंशन देते हैं तो उस पर फोर्स लगाया जाता है। वो जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं F इक्वल टू kx। इस k को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। k इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम कहेंगे F अपॉन x। अब F अपॉन x m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l1, तो ये आ जाएगा m1 l0 t माइनस 2। अब देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट आएगी, k की यूनिट न्यूटन पर मीटर आएगी भैया, न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट आएगी, करेक्ट। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद स्ट्रेस। स्ट्रेस, तो देखिए स्ट्रेस की जब बात कर रहे हैं हम, तो स्ट्रेस होता है, आप इसको स्ट्रेस को कैपिटल S से लिख सकते हैं ना, स्ट्रेस। इसको कह देंगे हम फोर्स अपॉन एरिया। ये भी प्रेशर के जैसे ही होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर। स्ट्रेस में और प्रेशर में कोई अंतर नहीं होता। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, डायमेंशन भी वही आएगी जो प्रेशर की है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया वो था, फोर्स अपॉन एरिया ये है। और फिर इनमें अंतर क्या है वो आपको हम पढ़ाएंगे, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे ना पूरा, तब पढ़ाएंगे ये सब। तो स्ट्रेस का डायमेंशन वही होता है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको हम पास्कल नहीं बोलेंगे। अब आप कहेंगे वाह सर, ध्यान दीजिए, ये एक्चुअल में स्ट्रेस एक अलग तरह की क्वांटिटी है। स्ट्रेस इज नॉट प्रेशर बेसिकली, लेकिन इसकी मेजरमेंट वही आती है ना। पास्कल और इसमें अंतर है, पास्कल तो प्रेशर की यूनिट है, राइट। स्ट्रेस प्रेशर के बराबर है, प्रेशर के इक्विवेलेंट है, डायमेंशन भी प्रेशर के इक्विवेलेंट है, m1l माइनस 1t माइनस 2। डायमेंशन वही आएगी, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन ये प्रेशर नहीं होता है ना। अब ये क्या होता है, ये आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, उस समय डिटेल में बताएंगे कि क्या चीज है ना। इसलिए इसको पास्कल नहीं बोलते। पास्कल इज अ स्पेशल नेम गिवन टू द प्रेशर। पास्कल इज अ स्पेशल यूनिट गिवन टू द प्रेशर, नॉट टू द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को पास्कल बोलना अच्छी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, एक्चुअल में एक चेंज का रेशियो होता है। स्ट्रेन को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं चेंज इन साइज अपॉन इनिशियल साइज। चेंज इन साइज अपॉन इनिशियल साइज। जैसे आपने मान लो किसी बॉडी को स्ट्रेचफुली आपने खींचा, अब डेल्टा एल चेंज है लेंथ में और इनिशियल लेंथ एल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये आ जाएगा आपका क्या, इसकी डायमेंशन आएगी m0 l0 t0। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों, लेंथ अपॉन लेंथ। भाई चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ है तो भी चेंज है, लेंथ है ना यार, चेंज इन लेंथ है तो भी एक लेंथ ही है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं आएगी। ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देखिए, नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगली टर्म है हमारी। फॉर्मूला चार्ट देखिए आप लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सारी डायरेक्ट क्वांटिटी जो है ना आपको पूरी तरह से समझ लेनी है, इनको अच्छी तरह से नोट्स बना लो।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सब जानते हैं, सब जानते हैं। अब हमें कैपिटल जी चाहिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी चाहिए। तो कैपिटल जी को मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो कैपिटल जी की मैं डायमेंशन और यूनिट सब लिख रहा हूँ। एफ का मतलब फोर्स है, फोर्स का मतलब m1 L1 T-2 है। आप देखिए फोर्स का मतलब m1 L1 T-2 है। आर का मतलब है L स्क्वायर और m1 m2 का मतलब है m। तो कुल मिलाकर के आपका कैपिटल जी आ जाएगा m-1 L3 T-2। चेक करिए m-1 L3 T-2, करेक्ट। अब आप देखो कैपिटल जी की जो यूनिट बनेगी ना बेटा, ये यूनिट बनेगी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो यूनिट क्या बनेगी, देखो एफ को लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बात m इंटू एम है तो किलोग्राम स्क्वायर आएगा, है ना। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कैपिटल जी की यूनिट मतलब वैल्यू होती है, आपको याद रखना चाहिए, है ना। चलिए अब हम कुछ और क्वांटिटीज के बारे में बात करें। जैसे मैं बात करना चाहता हूं, ये जो क्वांटिटीज हैं इसमें स्टीफन्स लॉ, वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, वेवलेंथ, सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ और क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा वर्क के ऊपर। वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बेटा इसी को एनर्जी भी कहते हैं। वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज है ना। देखिए वर्क इक्वल टू एफ एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है आपका m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका L1। तो आप जरा इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 L2 T-2। ये आपका वर्क आ गया। अच्छा अब एनर्जी में मैं एक काम करता हूं, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को लेके देखता हूं, है ना। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं आप, हाफ mv स्क्वायर। अब मैं इसकी डायमेंशन पता करता हूं। देखो हाफ जो है ना ये प्योर नंबर है, हाफ इज ए प्योर नंबर, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। प्योर नंबर की कभी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो मैं ऐसा करता हूं m को m लिख देता हूं। अब v वेलोसिटी, L1 T-1 वेलोसिटी होती है, इसका स्क्वायर करो तो आपका आ गया m1 L2 T-2। वो सेम आ गया, वर्क का और इसका एकदम सेम आ गया, करेक्ट। अब देखिए ये वर्क और एनर्जी जो है ना इसकी यूनिट क्या बनती है, देखो इसकी यूनिट बनती है m1 यानी किलोग्राम, L2 यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे कह देंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको जरा आप सॉल्व करिए पूरा तो ये आ जाएगा जूल। इसको कहते हैं अर्ग। अर्ग, एक मिनट सॉरी, ये जूल को आप स्मॉल जे लिखिए, है ना, जूल। अगर आप कंप्लीट स्पेलिंग लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल में लिखिए, जूल एंड अर्ग। लेकिन अगर आप उसको केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कैपिटल जे लिख सकते हैं। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं उसको 1 जूल, 1 जूल को मैं लिखूंगा 1 जूल, इट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। चलिए जी, अब 1 किलोग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम और मीटर स्क्वायर का मतलब, एक मिनट, 10⁻³ ग्राम, मीटर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होगी। तो पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 10⁻⁷ अर्ग हो गया बेटा, अर्ग हो गया। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये आपका रिलेशनशिप है
एनर्जी की दो यूनिट्स में, एक एमकेएस यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है। ये हमने वर्क की बात की, ठीक है। ये जो आपके फॉर्मूला चार्ट में बाकी जो दे रखे हैं ना, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अलावा वान डेर वाल कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, वेवलेंथ, सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत सारी है जी, बहुत सारी क्वांटिटीज है, कोई लिमिट ही नहीं है क्वांटिटीज की, अनलिमिटेड क्वांटिटीज है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, जूम सेशन में डिस्कस कर लेंगे या अगले वीडियो के अंदर बना देंगे इनको, या चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं, ये रह जाएंगी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, मैं कुछ क्वांटिटीज को बता देता हूं। जैसे अभी हमने वर्क की बात की, एनर्जी की बात कर ली, अब मैं जरा पावर की बात कर लेता हूं। पावर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम यानी m1 L2 T माइनस 2 अपॉन टी, तो ये आ जाएगा आपका m1 L2 T माइनस 3, ये पावर आ गया। अब पावर की यूनिट देखो क्या आएगी, पावर की जो यूनिट आएगी ना, ये यूनिट आएगी जूल अपॉन सेकंड। इस जूल अपॉन सेकंड को वॉट कहते हैं, वाट। अब देखिए 1 वॉट इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड, तो मैं कह दूंगा 1 वॉट इंटू सेकंड। देखो थोड़ा ध्यान से देखना, 1 वॉट इंटू सेकंड इक्वल टू जूल, 1 वॉट इंटू सेकंड इक्वल टू जूल है ना। 1 वॉट इंटू मिनट, 1 वॉट इंटू मिनट इक्वल टू 60 जूल। 1 वॉट इंटू आर, इसको कह देंगे 3600 जूल, क्योंकि 1 आर इक्वल टू 3600 सेकंड्स, तो वही बात है जूल। 1 वॉट इंटू सेकंड इक्वल टू 1 जूल है, इस तरह से कर रहे हैं हम बात। अब 1 किलो वॉट आर, इसको कह देंगे 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना, 6 जूल आ जाएगा। इसे 1 यूनिट कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज एक्चुअली कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिए 1 किलो वाट आर, 1 किलो वॉट आर इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये आपका जो है पावर के बारे में बात हो गई। चलिए अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। वान डेर वाल्स कांस्टेंट, देखिए वान डेर वाल्स कांस्टेंट एक्चुअल में एक गैस इक्वेशन है, उसके ऊपर बेस्ड है ना। ध्यान दो, वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट, ये आपको थोड़ा समझना चाहिए। वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट ये एक गैस इक्वेशन है, उसके ऊपर बेस्ड है। गैस इक्वेशन क्या है, गैस इक्वेशन है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन कैपिटल V स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। चलिए अब ये वाली बात बताने के लिए सबसे पहले मैं गैस कांस्टेंट को ही बता दूं आपको, है ना। हाँ, उसके बाद हम इनको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ गैस कांस्टेंट बता देता हूँ आपको। गैस कांस्टेंट R, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बोलते हैं जी, है ना। हाँ, ये आपके पता नहीं इस लिस्ट में नहीं है ना, हाँ पता नहीं लिस्ट में क्यों नहीं है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R जो होता है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन से आता है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। इसमें R जो है ना, ये है PV अपॉन NT। देखना, P को कहते हैं प्रेशर, प्रेशर का मतलब M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये प्रेशर है। वॉल्यूम का मतलब होता है L3, N यानी मोल, T माने टेम्परेचर है साहब, टेम्परेचर को केल्विन कहते हैं, टेम्परेचर को केल्विन कहते हैं। देखो बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया M1 L2 T माइनस 2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। अच्छा, अब ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.31।
जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू क्या होती है, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है, राइट। अब हम बात करेंगे वान डेर वाल्स कांस्टेंट। वान डेर वाल्स कांस्टेंट जो है ना ए एंड बी है, ए एंड बी को हम वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ये एक्चुअल में वान डेर वाल्स की गैस इक्वेशन कहलाती है। जैसे ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल टू एनआरटी को क्या कहते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसी तरीके से ये वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन है। अब यहां देखिए आपका ये पी प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इसके लिए कि ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अलग से नोट डाउन कर लीजिए। ये लो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, यहां पे नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लस माइनस और इक्वल, प्लस माइनस और इक्वल, ये दो साइन, ये तीनों साइन जहां भी आएंगे, प्लस आ जाए, माइनस आ जाएगा, इक्वलिटी आ जाए, ये तीनों साइन जहां भी आएंगे वहां क्वांटिटीज इक्वल होंगी, है ना। प्लस माइनस और इक्वल साइन कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन इक्वल क्वांटिटीज, इन बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, आप ऐसे बोलिए सिमिलर क्वांटिटीज। हाँ जी, सिमिलर क्वांटिटीज में ही ये साइन पुट किया जाएगा। आप दो क्वांटिटीज को जोड़ना चाहते हैं, एक को घटाना चाहते हैं या बराबर करना चाहते हैं, तो सिमिलर क्वांटिटी है उनको ही कर सकते हो आप। जैसे अब देखो आपको क्वांटिटीज जोड़नी है, क्वांटिटीज जोड़नी है तो आप क्या करें कि सपोज आपने 3 किलोग्राम में 5 किलोग्राम ऐड करना है, तो 3 किलोग्राम में 5 किलोग्राम ऐड किया तो कितना हो गया, 8 किलोग्राम हो गया। आराम से कर दिया, कोई प्रॉब्लम हुई। अच्छा चलो एक काम करो, 3 किलोग्राम में 3 किलोग्राम में जरा 2 घंटा करके देखना, 2 आवर है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोई कर ही नहीं सकता है कि सर ये क्या सवाल हो गया। जैसे कोई कहे सर 100 मीटर में जरा 3 किलोग्राम ऐड करके बताना। अब 100 मीटर में 3 किलोग्राम ऐड, भाई 3 किलोग्राम में 100 किलोग्राम ऐड करना होता है तो फटाक से कर देते, लेकिन यहां तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, 3 किलोग्राम 100 मीटर ऐड करो। अब कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो ये जो साइन है प्लस माइनस और इक्वलिटी साइन कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन द सिमिलर क्वांटिटीज। डिसिमिलर क्वांटिटीज के बीच में ये साइन आते ही नहीं है। अब देखो ये P प्लस है और ये है, इसका मतलब ये दोनों प्रेशर के इक्वल है। P प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, एन स्क्वायर ए अपॉन कैपिटल V स्क्वायर, ये भी प्रेशर है। प्रेशर की डायमेंशन हमने बता दिया आपको क्या है, M1 L -1 T -2, ये प्रेशर की डायमेंशन बताई हुई है, पहले ही बता दी है ना। तो अब देखो क्या आएगा, एन स्क्वायर यानी मोल स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी मोल स्क्वायर, ए वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब का स्क्वायर, ये आपका है प्रेशर M1 L -1 T -2। अब आप जरा ए की यूनिट डायमेंशन बताइए, ए की डायमेंशन बताओ। मीटर क्यूब को आप एल क्यूब की लिखेंगे, एल क्यूब स्क्वायर 6 हो जाएगा, उधर जाकर क्या आ जाएगा, M1 कैपिटल L 5 T -2 एंड मोल -2, ये आएगा। ये देखिए ये आपका ए आ जाएगा, है ना, ये आपका ए आ जाएगा। अब जब ये ए आ गया तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। ए जो आ गया ना, ये M1 L5 T -2 मोल -2। अब थोड़ा सा इसकी यूनिट पर विचार कर लेते हैं। एक बार जरा यूनिट चेक करो आप, यहां से देखो मोल स्क्वायर है ना, मोल स्क्वायर ए मीटर स्क्वायर, ये यहां पे पास इसकी जो है ना प्रेशर की यूनिट हमने क्या बताई थी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको हमने पास्कल भी कहा था, कैपिटल पी या पास्कल कंप्लीटली पूरा, ठीक है। ये आपके पास ए आ गया। अब ए को जो है ना हम यहां से यूनिट लिखेंगे इसकी, ए की यूनिट देखना थी, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो है ही, उधर आ जाएगा मीटर की पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर। चेक करो तो ये पता है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 4 अपॉन मोल स्क्वायर। देखिए ये आपका ए की यूनिट आ गई,
है ना। अब आप करने को तो यूनिट वैसे कुछ भी अरेंज कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अब हम आते हैं दूसरा कांस्टेंट, वांडरवाल कांस्टेंट। बी होते ए और बी दो वांडरवाल कांस्टेंट थे। वांडरवाल कांस्टेंट ए की बात हम कर चुके, ए की बात हम कर चुके, कंप्लीट बात हो चुकी, ए की डायमेंशन हो चुकी है, ए की यूनिट हो चुकी है। नोट डाउन करिए, सारा नोट डाउन करिए, एक एक चीज वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे बी की। बी इज अनदर थिंग। अब देखिए v माइनस एन बी लिखा हुआ है वहां पे, आप इक्वेशन ध्यान से देखें, इक्वेशन ध्यान से देखें, ये देखो इस इक्वेशन के अंदर ये आपका P प्लस ये तो प्रेशर टर्म हो गया, ये वॉल्यूम टर्म हो गया, ये वॉल्यूम टर्म हो गया। तो V माइनस एन बी ये आपका निश्चित रूप से वॉल्यूम आएगा। तो देखिए एन बी इक्वल टू वॉल्यूम, एन बी इक्वल टू वॉल्यूम, क्योंकि माइनस साइन लग गया ना, माइनस साइन लग गया तो दोनों बराबर होंगे, हैं। तो बी कितना आएगा, बी आ जाएगा आपका वॉल्यूम अपॉन एन। वॉल्यूम को कहेंगे क्यूबिक मीटर और एन को कहेंगे मोल। तो आपका ये वांडरवाल गैस कांस्टेंट दोनों आ गए। वांडरवाल गैस कांस्टेंट की बी की जो डायमेंशन आएगी ना वो देखो एल क्यूब मोल इनवर्स, ये है असली बात, एल क्यूब मोल इनवर्स, ये डायमेंशन आएगी, राइट। ये आपका हो गया। अच्छा स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट देखिए अब स्टीफन्स कांस्टेंट समझाने से पहले मुझे एक क्वांटिटी और बतानी पड़ेगी जिसे कहते हैं एमिसिव पावर। देखिए एमिसिव पावर बताना पड़ेगा क्योंकि उसी से आपका वो निकल करके आएगा। एमिसिव पावर होता है E इक्वल टू हर बॉडी से रेडिएशन एनर्जी निकलती है, तो रेडिएशन एनर्जी निकलती है, तो हम कहेंगे उसको E को, एमिसिव पावर को क्या कहेंगे, एमिसिव पावर को हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपका एमिसिव पावर होता है। अब देखिए एमिसिव पावर को हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। रेडिएंट एनर्जी को कहेंगे m1L2T-2, एरिया को कहेंगे L2 और T को कहेंगे T। तो इसको हम कहेंगे m1L0T-3, ये आपकी एमिसिव पावर हो गई। अब पता है स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, स्टीफन कांस्टेंट होता है एमिसिव पावर इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4, ये स्टीफन कांस्टेंट होता है। तो देखिए स्टीफन कांस्टेंट हो गया ना, ये हो गया आपका एमिसिव पावर अपॉन T की पावर 4। तो सबसे पहले तो आप एमिसिव पावर की डायमेंशन लिख दीजिए, m1L0T की पावर -3। अब देखो ये टेम्परेचर है, ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर T है ना, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम लिखेंगे केल्विन की पावर 4, यानी आपका सिग्मा आ गया है m1L0T-3 केल्विन रेज़्ड टू पावर -4, ये हो गया। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। अब देखो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, यस वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़्ड टू पावर 4, ये आएगी, ठीक है। ये जो रेडिएंट एनर्जी अपॉन टाइम है ना, इसको वॉट कह देते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम को वॉट कहते हैं, है ना। चलिए ये आपके स्टीफन कांस्टेंट की बात हो गई। अब बाकी चीजें जो है ये हम आपसे जो है ना बाद में बात करेंगे, बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये लिमिटेशंस पर डिस्कस करेंगे कि डायमेंशनलेस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये सब। अब देखिए एक जो है ना, आप लोग ये फॉर्मूला चार्ट के पेज नंबर 2 पर आइए, प्लीज कम ऑन पेज नंबर 2 ऑफ द फॉर्मूला चार्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पर आ जाइए आप फॉर्मूला चार्ट के। आप जब पेज नंबर 2 पर आएंगे तो आपको यहां डू योर सेल्फ दिखाई देगा, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स हैं काफी सारे, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सारे आप कर लीजिए।
इसमें पता है अगर आपने ये कर लिया ना तो इसका मतलब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। डू योरसेल्फ सारा करिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये पूरा पूरा करिए आप लोग, ठीक है, कंप्लीट करिए आप एकदम, है ना, एकदम पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद में ये सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है क्वांटिटीज की, ये आपको मैं बताऊंगा अच्छी तरह से, आपको याद रखना है और धीरे धीरे करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे, राइट। चलिए, नमस्ते, आज के लिए काफी है ना।